हेलो हेलो। हाँ अब आ गया है ना, ये पता नहीं क्या गड़बड़ हुई थी। हेलो। हाँ अब आ गया। यस सर। हाँ मॉर्निंग, आ रही है मेरी आवाज? यस सर। गुड। ठीक है, ये हो गया। इसको बड़ा कर देते हैं, ठीक है। हाँ तो ऑल वेल, सब बढ़िया। चलो 17 जने हैं। गुड गुड गुड, है ना। अब बेटे एक आध चीजें हैं, है ना। एक तो मैं स्क्रीन जो माइक है सबका ऑफ कर दूंगा, लेकिन आप लोग खुद ऑन कर सकते हो कभी भी किसी को कुछ पूछना हो तो, ठीक है। हाँ थैंक यू समुद्र, है ना। अब पहले मैं ऑफ कर देता हूँ माइक। हाँ। अब पहले अपन काम कर शुरू करते हैं, है ना। गप्पे सबसे एंड में अपन मारेंगे थोड़ी सी, ठीक है। गुड, 24 पार्टिसिपेंट हैं। मेरा नाम डॉक्टर मनु गुप्ता है और मैं आपकी मॉस की क्लास लूंगा, ठीक है। मॉस की क्लास के लिए मैं नोट्स आपको हाथ के हाथ आपके ग्रुप पे मैं सेंड करता रहूंगा। इसके अलावा जो वीडियोस होंगे वो मैं टाइम टू टाइम सेंड कर दूंगा, और जो असाइनमेंट्स हैं वो मैं गूगल फॉर्म की उसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की तरह से मैं आपको सेंड करूंगा, ठीक है ना। पढ़ाने का काम मैं स्क्रीन शेयर से करूंगा पूरी की पूरी। मैं ये 1 मिनट यही लॉन्च कर देता हूँ स्क्रीन। एक आध जने को मैं अनम्यूट कर रहा हूँ। मोहित और खान साहब सबसे ऊपर मेरे को दिख रहे हैं। एक आध जना अनम्यूट हो लो खुद ही से। कौन कौन इंटरेस्टेड है? सुन रहे बेटा? यस सर। ठीक है, ताकि मेरे को समझ में आता रहे ना कि क्या चल रहा है। अब स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। स्क्रीन शेयर हो गई, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, ठीक है। यस सर। गुड, है ना। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सब्जेक्ट के बारे में आपको बताऊं, अगर मैकेनिकल इंजीनियरिंग को अलग अलग स्ट्रीम्स में बांटा जाए तो एक स्ट्रीम है डिजाइन। डिजाइन के बेसिक सब्जेक्ट हैं, मैकेनिक्स से शुरू होता है। मैकेनिक्स हो गया, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, है ना। उसके बाद में डिजाइन ऑफ मशीन एलिमेंट्स आएगा, है ना। इस तरह से पूरी सेगमेंट चलता है। जो थर्मल वाला सब्जेक्ट है वो आपका थर्मल इंजीनियरिंग की जो सब्जेक्ट है वो लेके चलेगा। फिर प्रोडक्शन वाले सब्जेक्ट आते हैं, उसमें वर्कशॉप, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक चलेगा। तो इस तरह से हम 3 स्ट्रीम में मैकेनिकल को बांट सकते हैं। तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट है, इंडस्ट्री के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है, और गेट वगैरह जिसको देना है उसके लिहाज से भी इंपॉर्टेंट है ना। अपने आप में ये बहुत सिंपल है। एक चीज मैं आज कह रहा हूं, मैं बार बार इस चीज को याद दिलाऊंगा कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल अपने आप में बहुत आसान सब्जेक्ट है, लेकिन इसको बहुत मुश्किल बना दिया है जो आजकल की मोटी मोटी बुक्स हैं, है ना। कॉन्सेप्ट आसान है, इसको बुक्स ने मुश्किल बनाया है। एक ही तरह के बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं बुक्स में, और आप सॉल्व क्वेश्चनों को बार बार सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो कुछ टाइम तक मेरे को आप मतलब रिलीजियसली फॉलो कीजिए। मैं आपको बुक्स के नाम और पढ़ने का तरीका दोनों बताऊंगा, है ना। लेकिन हमारे ज्यादातर बुक्स बहुत मोटी हो गई हैं और बुक्स ने हमारे सब्जेक्ट को मुश्किल बनाया है, ये मेरा मानना है। मैं सही कह रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ, आपने खुद ने जज करना है। थोड़ा टाइम में ये जजमेंट आपका खुद का भी हो जाएगा, है ना। अभी अपन, मैंने बताया गप्पे मारने का
जो है प्रोसेस वो बाद में रखेंगे, पहले अपन काम शुरू करते हैं, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, हर एक चीज के अपन मतलब देखेंगे कि स्ट्रेंथ का क्या मतलब है, मटेरियल का मतलब आपको पता रहता है ना। ये इसके फर्स्ट यूनिट का सिलेबस है। ओवरऑल सब्जेक्ट 200 मार्क्स का है, 40 मार्क्स के इंटरनल होंगे और 160 मार्क्स के इसके एक्सटर्नल होंगे। कुछ एक चीजें अपन जानते हैं, 12th में भी अपन कर चुके हैं और मॉस में भी अपन देख चुके हैं कि स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेन क्या होता है, ठीक है। हुक्स लॉ वगैरह ये भी अपन ने देखा हुआ है। अभी तक अपन ने इस सब्जेक्ट में जो चीज की हुई है वो है मैकेनिक्स, अपन ने पढ़ी हुई है। मैकेनिक्स के दो पार्ट थे, स्टैटिक्स और डायनेमिक्स, है ना। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल को मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड भी कहा जाता है। तो मैकेनिक्स में और मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड्स में क्या फर्क हुआ? अनम्यूट कौन हो गया यार? चलो ठीक है। तो दोनों में जो फर्क है, मैकेनिक्स में हम किसी भी चीज पे फोर्स अप्लाई करते थे, वो फोर्स बॉडी की शेप नहीं चेंज करता था, उसको डिफॉर्म नहीं करता था, सिर्फ उसको मूव करता था। स्टैटिक्स में बॉडी वाज जस्ट अबाउट टू मूव, वो मूव भी नहीं होती थी, अपनी जगह पे स्टेबल रहती थी, सारे फोर्स बैलेंस में रहते थे। और डायनेमिक्स में मूविंग बॉडी की हम स्टडी करते थे, है ना। हम ये मानते थे इसमें कि बॉडी इज परफेक्टली रिजिड, है ना। फर्स्ट ईयर में हम सारी चीजें मान के चलते हैं कि बॉडी इज रिजिड, फ्रिक्शन इज नॉट देयर, वगैरह वगैरह वगैरह। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाते हैं, हम एक एक अपना अजम्पशन छोड़ते जाते हैं ताकि हम फाइनल ईयर तक रियलिस्टिक डिजाइन की तरफ आ जाएं, है ना। बॉडी को हम रिजिड मानते हैं, लेकिन कोई भी बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं है, ये हम जानते हैं। हम जरा सा फोर्स लगाते हैं एक तार में या बार में, तो वो एक्सटेंड हो जाती है, लंबी हो जाती है ना। हम एक लेटरल बीम के ऊपर लोड लगाते हैं तो वो बेंड हो जाती है ना। कितनी हल्की क्यों ना हो, कितनी मोटी बीम लें, लेकिन वो हल्की सी बेंड हमेशा होगी। कॉलम, कॉलम स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है। कॉलम, घर के कॉलम से आप जानते हैं, है ना, जो जमीन से छत तक स्ट्रेट कॉलम होते हैं, जो स्ट्रेट स्ट्रक्चर होता है उसको कॉलम कहते हैं। कॉलम जैसे पतंग की खपच्ची होती है, पतंग की खपच्ची को हम ऊपर से दबाएं तो क्या होता है, लचक जाती है ना। ए का जना अनम्यूट रहो, देवेंद्र को मैं अनम्यूट कर रहा हूं, ठीक है। आ रही है ना मेरी आवाज? दिक्कत तो नहीं है? सर है देवेंद्र? नहीं सर। ठीक है, हाँ सर आ रही है। ठीक है। और इसी तरह से एक और स्ट्रक्चर होता है शाफ्ट। शाफ्ट क्या चीज होती है? कोई भी ऐसी चीज जिसको कि हम टॉर्शन कर सकें, है ना, जिसको हम ट्विस्ट कर सकें, वो शाफ्ट कहलाता है। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड इज अ ब्रांच ऑफ इंजीनियरिंग which deals with deformation, strain, stress, है ना, अंडर द एक्शन ऑफ लोड इन द स्ट्रक्चर। अभी स्ट्रेस और स्ट्रेन की लंबी बात करेंगे अपन। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड क्यों पढ़ते हैं हम? कोई भी स्ट्रक्चर या डिजाइन इनफ स्ट्रांग है कि वो जो फंक्शनलिटी के उसको डिजाइन किया गया है, वो पूरी का पूरा फंक्शनलिटी को वो पूरा कर सके, है ना। वो स्टिफ है, वो टूटा तो नहीं, लेकिन इतना लचक गया कि उसने, जैसे एक पुल बनाया है, पुल के बीच में आप खड़े हुए, पुल टूटा तो नहीं, लेकिन दोनों तरफ से इतना ढीला हो गया, इतना लचक गया कि वो नीचे खिसक गया, ठीक है ना। तो मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड, कोई स्ट्रक्चर फेल हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसको जानने के लिए हम पढ़ते हैं, है ना। मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन की बेसिक मतलब जान है एक तरह से मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, ठीक है। तो कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है बाहरी फोर्स जो भी लगाया गया है फेलियर से पहले, ये हम स्टडी करते हैं मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में। फिर से, कोई भी मटेरियल कितना रेजिस्ट कर सकता है बाहरी कंडीशंस को, ये मैकेनिक्स ऑफ सॉलिड में पढ़ते हैं। कुछ एक बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो हम जानते हैं, फिर भी कोई बात नहीं है, फटाफट में 10 सेकंड में ले लूंगा। लोड या फोर्स क्या होता है ना, पी या एफ से हम डिनोट करते हैं, है ना। कोई भी एक्सटर्नल एक्टिंग एजेंसी लोड कहलाती है।
तीन तरह के लोड होते हैं, टेंसाइल, कंप्रेसिव, शियर, ये हम पढ़ चुके हैं। ठीक है, अब इस लोड के कारण एक इंपॉर्टेंट चीज डेवलप होती है बॉडी के अंदर, वो क्या है बताते हैं, उसे स्ट्रेस कहते हैं। अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बेसिकली क्या है? किसी भी चीज की स्ट्रेंथ, इसको शाब्दिक अर्थ में लें तब भी कि भाई गांधी जी बहुत स्ट्रेंथ थी, मतलब क्या है, वो बॉडी बिल्डर नहीं थे, लेकिन वो रेजिस्ट करा, उन्होंने चीजों को रेजिस्ट करा। तो स्ट्रेंथ क्या है? रेजिस्टेंस टू एनी एक्सटर्नल एजेंसी, या रेजिस्टेंस टू, इस केस में, हमारे केस में, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, उस चीज की स्ट्रेंथ है। ये बेटे ये नहीं, हरकत नहीं करो, इसको डिलीट करो। हाँ, अब स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम किस चीज की स्टडी करते हैं? कोई भी मटेरियल है उसमें दो तरह के फोर्सेस होते हैं, एक तो कोहेसिव फोर्स जो उसके मॉलिक्यूल्स के आपस के अट्रैक्शन फोर्स है, वो कोहेसिव फोर्स है, और एडेसिव फोर्स वो बॉडी जो उसके साइड में मटेरियल्स हैं उनसे कैसे बिहेव कर रही है ना, उनको रिपेल कर रही है, उनको अट्रैक्ट कर रही है, वो हम फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ते हैं, एडेसिव फोर्स स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में नहीं पढ़ते हैं। तो बेसिकली कोहेसिव फोर्स के कारण एक रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल डिफॉर्मेशन होता है जिसे स्ट्रेन कहते हैं। अभी इसकी और बात करते हैं, है ना। एक तार है, एक सिंपल तार है, इसको आप नहीं पढ़े, मेरी बात को सुने अभी, है ना, ये जो मैं बोल रहा हूं वही लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मेरी बात सुने। एक तार है, उसमें हमने फोर्स लगाना शुरू किया, तो क्या होगा? या एक तार है, उसमें हमने 500 ग्राम का वेट लटका है, तो क्या होगा? तार थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और फिर वो लंबा होना रुक जाएगा। या तार की जगह स्प्रिंग ले लें, स्प्रिंग में 500 ग्राम का वेट लगाया, स्प्रिंग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा और फिर लंबा होना रुक जाएगा। इसका क्या मतलब है? स्प्रिंग डिफॉर्म हो गया, कितना डिफॉर्म हुआ? उसके अंदर डिफॉर्म होने के कारण एक इंटरनल रेजिस्टेंस पैदा हुआ जिसे हम स्ट्रेस कहेंगे। जब वो स्ट्रेस एक्सटर्नल अप्लाइड लोड के बराबर हो गया तो उसने एक्सटेंशन करना बंद कर दिया। अब उस लोड को हम और बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, है ना, जब तक कि वो डिफॉर्मेशन परमानेंट नहीं हो गया, वो स्प्रिंग टूट नहीं गया, तो वो क्या कहेंगे हम? स्प्रिंग फेल हो गया, है ना। एक लिमिट रहेगी, हमने 500 ग्राम लोड लगाया, हमने 1 किलो लगाया, हमने 1.5 किलो लगाया, हमने लोड हटाया, वापस स्प्रिंग अपनी जगह पे आ गया। ठीक है, ये प्रॉपर्टी कहलाती है, आप सब जानते हैं, इलास्टिसिटी, कि पूरी तरह से उसने अपनी पुरानी पोजीशन को रीगेन कर लिया। लेकिन हमने 7 किलो वेट लगाया तो स्प्रिंग परमानेंटली थोड़ा सा डिफॉर्म हो गया। अब हमने 7 किलो वेट हटा भी दिया तो वो अपनी पुरानी जगह पे फिर नहीं जा रहा, है ना। तो उसकी इलास्टिक लिमिट को हमने क्रॉस कर दिया। हुक्स लॉ देख चुके हैं, दोबारा से भी देखेंगे, हमने हुक्स लॉ को क्रॉस कर दिया और वो पार्ट टूटा नहीं, फेल नहीं हुआ, लेकिन उसने अपनी इलास्टिसिटी की लिमिट को क्रॉस कर दिया। हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिजाइन हमेशा इलास्टिक लिमिट तक करते हैं, हम जो भी प्रॉपर्टीज लेते हैं मटेरियल की, इलास्टिसिटी तक ही लेते हैं जनरली। ठीक है, इलास्टिसिटी के बाद में जो लिमिट आती है वो प्लास्टिसिटी कहलाती है ना। ये जरूरी नहीं है कि प्लास्टिक ही हम मटेरियल लें, ठीक है। इलास्टिसिटी, एक प्लास्टिक में भी इलास्टिसिटी होती है और एक स्टील में भी प्लास्टिसिटी होती है, एक लिमिट के बाद में। वो लिमिट क्या है उसकी बात करेंगे। इलास्टिसिटी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल ड्यू टू विच इट रीगेन्स इट्स ओरिजिनल पोजीशन आफ्टर रिमूविंग द लोड। और प्लास्टिसिटी वो प्रॉपर्टी है जिसके कारण लोड हटाने पे भी वो अपनी पोजीशन को रीगेन नहीं करता है। ठीक है, एक ही मटेरियल में दोनों प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन लिमिट दोनों की अलग अलग है, कि वो 1.5 किलो तक इलास्टिक शो कर रहा है और 7 किलो पे इलास्टिक शो नहीं कर रहा है। समझ में आ रहा है? जो ऑन है देवेंद्र, सर। जो मैं बोल रहा हूँ सर। क्लियर है? यस आवाज, सर। आवाज भी आ रही है? वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक है, good, नहीं सर। ठीक है ना। अब मटेरियल की स्ट्रेंथ क्या है? द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, इसको मैं हटा दूं। इफ कंपोनेंट इज फोर्स टू रिमेन डिफॉर्म्ड बाय एक्सटर्नल फोर्स इज स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। इसको पहले मैं हिंदी में बता दूं,
एक वायर लटकाया, स्प्रिंग लगाया, उसमें 500 किलो का वेट लगाया, 500 किलो का वेट एक लिमिट के बाद में एक्सटेंड करना स्प्रिंग को रुक गया, तो क्या हुआ, स्प्रिंग ने रेजिस्टेंस ऑफर किया, स्प्रिंग के मटेरियल ने रेजिस्टेंस ऑफर किया, है ना, एक्सटर्नली अप्लाइड लोड पे एक रेजिस्टेंस ऑफर किया। ठीक है, ये चीज मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि स्ट्रेस को डिफाइन करने के लिए, बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए ये चीज जरूरी है। अभी मैं स्ट्रेस की टेक्निकल डेफिनेशन पे आऊंगा। तो स्ट्रेंथ और स्टिफनेस जो है वो डिपेंड करेगी मटेरियल पे, साइज पे, शेप पे, है ना, मटेरियल की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे। ठीक है, स्ट्रेंथ कितनी तरह की हो सकती हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, टेंसाइल स्ट्रेंथ और शियर स्ट्रेंथ। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, एक कंक्रीट है उसकी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत होती है, उसको हम कंप्रेस बहुत ज्यादा कर सकते हैं लेकिन वो टूटता नहीं है। लेकिन टेंसाइल स्ट्रेंथ, टेंसाइल का क्या मतलब है, हम उस पर टेंसाइल लोड लगाएंगे, अगर हम चीज को खींचेंगे तो वो टूट रही है कि नहीं। कंप्रेसिव मतलब हम उसको दबाएंगे तो वो टूट रही है कि नहीं, है ना। स्टील की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी होती है लेकिन कंक्रीट की टेंसाइल स्ट्रेंथ अच्छी नहीं होती है। एक चौक का एग्जांपल ले लें, चौक को अगर खींचेंगे तो फटाफट टूट जाएगा, वो ब्रिटल मटेरियल है। ठीक है, शियर स्ट्रेंथ, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन, शियर के बारे में अपन और आगे देखेंगे, है ना, उसका शेप एंगल की टर्म में बिगड़ रहा है कि नहीं, इसको हम शियर स्ट्रेंथ कहेंगे। हम आगे अभी डायग्राम से इसको और देखेंगे, है ना। तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ डिपेंड करेगी कंप्रेसिव स्ट्रेस पे, है ना, कितना कंप्रेसिव स्ट्रेस जनरेट हुआ उस पर डिपेंड करेगी कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कितना टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हुआ उस पर डिपेंड करेगी टेंसाइल स्ट्रेंथ, और कितना शियर स्ट्रेस डेवलप हुआ वो डिपेंड करेगी, कितना शियर स्ट्रेंथ है उसकी वो डिपेंड करेगी शियर स्ट्रेस पे, है ना। तो ये अलग अलग 3 तरह के स्ट्रेंथ होंगे जिनको हम मेजर करेंगे अलग अलग 3 तरह के स्ट्रेसेस में। तो टेंसाइल स्ट्रेंथ स्टिफनेस भी कहलाती है कभी कभी, है ना, लैंग्वेज की बात है ना, ये कितना रिजिड है ऑब्जेक्ट वो डिफाइन करती है। रिजिडिटी का क्या मतलब है, द एक्सटेंट टू विच इट रेजिस्ट द डिफॉर्मेशन इन रिस्पॉन्स टू एन अप्लाइड फोर्स। ठीक है, वो रेजिस्ट नहीं होना, वो कम से कम डिफॉर्म होना चाहेगा, वो उसकी स्टिफनेस बताएगी। जैसे कि एक स्टील का वायर है, उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो उसको रेजिस्ट ज्यादा करेगा बनिस्पत की इलास्टिक हमने लगा दिया। ठीक है, इलास्टिक पे हम फोर्स लगाएंगे तो वो बहुत ज्यादा डिफॉर्म हो जाएगा, हाँ, जब फोर्स हटाएंगे तो वो वापस अपनी जगह पे आ जाएगा जल्दी से। ठीक है, लेकिन लोड बियरिंग कैपेसिटी स्टील की बहुत ज्यादा होगी, मतलब वो ज्यादा रेजिस्ट कर रहा है, ज्यादा लोड को रेजिस्ट कर पा रहा है स्टील, है ना। तो ये गेट का एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि स्टील या इलास्टिक, स्टील या रबड़ में से किसकी इलास्टिसिटी, किसकी स्टिफनेस ज्यादा होती है ना। तो इलास्टिक का नाम आते ही हम लिख देते हैं कि इलास्टिसिटी इलास्टिक की ज्यादा होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। स्टील ज्यादा लोड को रेजिस्ट कर पाता है, इसलिए स्टील की स्ट्रेंथ ज्यादा है। जो जितना ज्यादा विरोध करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी, जो जितने ज्यादा लोड को विरोध करेगा उसकी स्ट्रेंथ उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, जितना ज्यादा मटेरियल फ्लेक्सिबल होगा वो उतना कम स्टिफ होगा। ठीक है, अब ये हम हालांकि 12th में पढ़ चुके हैं, हुक्स लॉ, फिजिक्स में भी पढ़ चुके हैं। एक और टर्म आती है, हम टर्म्स की बात कर रहे हैं, टेंसाइल स्ट्रेंथ हो गई, यील्ड स्ट्रेंथ। हम वायर को खींचना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, एक कर्व पे उसको प्लॉट कर रहे हैं, वो कर्व अभी थोड़ी देर में देखते हैं। एक लिमिट तक तो वो अगर फोर्स हटा देंगे तो वो अपनी जगह में वापस आ जाएगा, लेकिन उस लिमिट के बाद में वो अपनी जगह पे वापस नहीं आएगा, उसमें डिफॉर्मेशन परमानेंट हो जाएगा, वो परमानेंट लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो वो पॉइंट यील्ड स्ट्रेंथ कहलाएगा। यील्ड स्ट्रेंथ न्यूमेरिकल में आपको एक नंबर के रिस्पेक्ट में दी जाएगी कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ 500 मेगापास्कल है। ठीक है, और आगे न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो ये देखना पड़ेगा कि क्या अपने को न्यूमेरिकल में दिया गया यील्ड स्ट्रेंथ दी गई है या अल्टीमेट स्ट्रेंथ दी गई है।
तो यील्ड स्ट्रेंथ में मटेरियल टूटा नहीं है, सिर्फ उसने अपनी इलास्टिसिटी खोई है। अल्टीमेट स्ट्रेंथ इज अ पॉइंट, इट रेफर्स टू अ पॉइंट इन इंजीनियरिंग स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व दैट प्रोड्यूस फ्रैक्चर। जहां पर फ्रैक्चर प्रोड्यूस होना शुरू होता है या बॉडी टूटनी शुरू हो जाती है, वो अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो न्यूमेरिकल में दो चीजें दी जाएंगी, यील्ड स्ट्रेंथ या अल्टीमेट स्ट्रेंथ, ये हमको देखना पड़ेगा। नो डाउट अल्टीमेट स्ट्रेंथ हमेशा यील्ड स्ट्रेंथ से ज्यादा होगी। कुछ एक और प्रॉपर्टीज हम पढ़ेंगे जो हम जानते भी हैं, लेकिन इसको टेक्निकल टर्म में दोबारा से देखेंगे। इलास्टिसिटी हो गई, प्लास्टिसिटी हो गई, डक्टिबिलिटी, डक्टिलिटी। डक्टिलिटी क्या है कि एबिलिटी ऑफ द मटेरियल टू बी ड्रॉन इनटू शीट्स। मेलिबल, ड्रॉन इनटू लॉन्ग वायर। ब्रिटलनेस, कि वो बिल्कुल फ्लो नहीं होता, उसकी प्लास्टिसिटी बिल्कुल नहीं होती, फ्लो नहीं होता, वो फटाफट टूट जाता है ना। कितना टफ है, टफनेस, कितनी एनर्जी वो स्टोर करता है, ये सारे के सारे आरटीयू में भी आते हैं एज वेल एज गेट में भी आते हैं। डिटेल में अपन देखेंगे इसीलिए आगे, अभी सिर्फ मैं इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ आज के लेक्चर में, है ना। कितना हार्ड है ना। हार्डनेस का मतलब है उस पर स्क्रैच नहीं लग सकता है। डायमंड बहुत हार्ड होता है, हालांकि डायमंड बहुत ब्रिटल होता है, वो स्लो होने से पहले टूट जाता है, बहुत फटाफट टूट जाता है, लेकिन उस पर खरोंच नहीं लग सकता, वो बहुत हार्ड होता है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आई, स्ट्रेस। अब स्ट्रेस की एक डेफिनेशन आप कभी भी नहीं बोलेंगे फोर्स पर यूनिट एरिया, जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया। ये डेफिनेशन कहीं पे, चाहे इंटरव्यूज हो, चाहे कोई क्वेश्चन पूछा जाए वाइवा में, है ना, स्ट्रेस इज फोर्स पर यूनिट एरिया कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि फोर्स पर यूनिट एरिया तो प्रेशर होता है। जानते हैं ना ये बात, प्रेशर की डेफिनेशन जानते हैं ना सब। हेलो, हाँ खान साहब, प्रेशर यस सब सर। जानते हैं, प्रेशर फोर्स पर यूनिट एरिया होता है। और अभी मैं यस सर। बताऊंगा कि स्ट्रेस भी फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन दोनों बहुत फर्क फर्क चीजें हैं, है ना। प्रेशर बेसिकली एक स्केलर क्वांटिटी है और स्ट्रेस यस सर। वेक्टर से भी ऊपर एक टेंसर क्वांटिटी है। डिटेल बाद में देखेंगे, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर बहुत अलग अलग होता है। ये एक खास बात है जो आज के बाद में अपने को हमेशा याद रखनी है। स्ट्रेस और प्रेशर कैलकुलेट एक ही ढंग से किया जाता है, दोनों का फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया होता है, लेकिन दोनों ही बहुत अलग अलग होते हैं। कैसे अलग अलग होते हैं? द इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया एक्टिंग ऑन अ मटेरियल, ठीक है। या इंटेंसिटी ऑफ फोर्स क्या हो गया, फोर्स पर यूनिट एरिया। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स का क्या मतलब हो गया, फोर्स कितनी तेजी से लग रहा है, फोर्स पर यूनिट एरिया इंटेंसिटी ऑफ फोर्स हो गई, है ना। इंटेंसिटी ऑफ फोर्स जो है, जो कि मटेरियल डेवलप कर रहा है, बाहर से लग रही है, बाहर से सिर्फ फोर्स लग रहा है, मटेरियल कितना रेजिस्टेंस डेवलप कर रहा है, वो कहलाएगा स्ट्रेस। तो प्रेशर जो है वो एक्सटर्नली अप्लाइड लोड की इंटेंसिटी होता है, और स्ट्रेस जो है वो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। प्रेशर क्या है, एक्सटर्नली जो फोर्स अप्लाई किया गया है उसकी इंटेंसिटी होता है, और स्ट्रेस क्या है, वो इंटरनल जो फोर्स डेवलप हुआ उसकी इंटेंसिटी होता है ना। कोर्सिव फोर्स के कारण बॉडी डिफॉर्म नहीं होना चाह रही है, इसके कारण वो जो रेजिस्टेंस दे रही है वो स्ट्रेस होता है। मेरी बात क्लियर है? दोबारा से बोलूं एवरीबॉडी। यस सर। ये आज का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। प्रेशर एक्सटर्नल चीज होता है, जो बाहर से चीज अप्लाई की गई है उसका मेजरमेंट प्रेशर होता है, और स्ट्रेस कोर्सिव फोर्स के कारण इंटरनली डेवलप होता है। बात ये क्लियर है? यस सर। तो स्ट्रेस यस और सर। प्रेशर दोनों एकदम फर्क फर्क चीजें हैं, भले ही से उनकी यूनिट पास्कल में हो, मेगा पास्कल में हो, एक सी यूनिट रहती है दोनों की, भले ही से उनका फॉर्मूला फोर्स पर यूनिट एरिया हो, लेकिन स्ट्रेस और प्रेशर दोनों अलग अलग है। दोनों की यूनिट भले ही सेम हो, सारी चीजें सेम हो, लेकिन दोनों फर्क फर्क चीजें हैं। एक इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल है और एक एक्सटर्नल जो चीज अप्लाई की जा रही है वो है। तो स्ट्रेस इज मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल फोर्स, बात खत्म हो गई, है ना। स्ट्रेस इज नेवर फोर्स पर यूनिट एरिया, बट इट इज द मेजर ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इंटरनल। इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स। ठीक है, ठीक है, डन। ठीक है, ये नोट्स मिल जाएंगे, मेरे को इतना ही बोलना था, इतना ही अभी दिमाग में रख लें, नोट्स मिल जाएंगे, कंफ्यूज करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है।
ठीक है, गुड। तो यूनिट ऑफ स्ट्रेस प्रेशर हम जानते हैं न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। न्यूटन होता है फोर्स की यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है एरिया की यूनिट। तो फोर्स पर यूनिट एरिया स्ट्रेस की यूनिट होती है, वही प्रेशर की यूनिट होती है। तो दोनों की यूनिट सेम चलेंगी, है ना। ये न्यूमेरिकल के लिए कन्वर्जन है, अपन जानते हैं और नहीं भी जानते हैं तो अपन जैसे जैसे न्यूमेरिकल आएंगे अपन कर लेंगे। पास्कल किलो पास्कल में 10⁻³ रहता है, मेगा पास्कल में 10⁻6 हो जाता है ना, गीगा पास्कल में 10⁻9 हो जाता है। ठीक है, अब स्ट्रेस दो तरह के होते हैं, एक नॉर्मल स्ट्रेस और एक शियर स्ट्रेस। ठीक है, प्रेशर एक ही तरह का होता है ना। अच्छा, एक मजेदार मैंने कमेंट किया था अभी, और ये गेट या किसी भी इंटरव्यू का, चाहे ओएनजीसी का आप एग्जाम दो, ये कई बार आ जाता है कि प्रेशर इज स्केलर और वेक्टर। कौन बताएगा? प्रेशर की बात कर रहा हूं मैं। प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया। क्यों? फोर्स तो वेक्टर है, फोर्स वेक्टर है, वेक्टर को स्केलर एरिया से डिवाइड किया तो वेक्टर ही तो होना चाहिए। मैंने बोला था स्केलर, ठीक बात है, मैं मान रहा हूं स्केलर होता है, लेकिन मैंने इसका आर्ग्यूमेंट दिया कि यार फोर्स पर यूनिट एरिया है, फोर्स हो गया आपका, क्यों? फोर्स तो वेक्टर है ना। आर्ग्यूमेंट दो। सर प्रेशर की कोई डायरेक्शन, सर प्रेशर की डायरेक्शन थोड़ी डिफाइन होगी। इसको थोड़ा और रेक्टिफाइड करो। प्रेशर क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है, ध्यान है ना ये बात। यस सर। तो प्रेशर क्या डायरेक्शन प्रेशर की डेफिनेशन में निहित है, प्रेशर की डेफिनेशन इम्बेडेड है। प्रेशर इज द इंटेंसिटी ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस या नॉर्मल टू द सरफेस। बात समझ में आ गई? तो डायरेक्शन डेफिनेशन में दे दिया हमने, अब प्रेशर की सिर्फ वैल्यू दी जाती है, उसका डायरेक्शन नहीं दिया जाता है। बात समझ में आ रही है ना। तो प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी होती है, ठीक है। मैथमेटिकली इसको वेक्टर कहा वो कहते हैं, लेकिन वेक्टर कहना गलत है। प्रेशर कभी भी वेक्टर नहीं होगा, प्रेशर स्केलर क्वांटिटी होती है, क्योंकि प्रेशर की डेफिनेशन ही ये है कि फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अब स्ट्रेस क्योंकि प्रेशर से अलग होता है, इसके लिए स्ट्रेस को नॉर्मल टू द सरफेस नॉर्मल स्ट्रेस कहलाएगा, और पैरेलल टू द सरफेस शियर स्ट्रेस कराएगा। यहां पर एक फर्क स्ट्रेस में और प्रेशर में आ गया। प्रेशर कभी भी शियर में नहीं होता है, किसी भी सरफेस के पैरेलल नहीं हो सकता, ठीक है। स्ट्रेस होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, प्रेशर सिर्फ नॉर्मल टू द सरफेस होता है, स्ट्रेस नॉर्मल टू द सरफेस भी होता है और पैरेलल टू द सरफेस भी होता है, जिसे शियर स्ट्रेस कहलाते हैं। ठीक है, तो दो तरह के बेसिक स्ट्रेस होते हैं। डन। जो कुर्सी किसका रहा है यार वो बंद कर दो अपना, ठीक है ना। अब टाइम खत्म होने वाला है, 36 करीबन हो गए। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं अपने आगे। स्टूडेंट 36 स्टूडेंट आए हैं, थोड़े से कम आए हैं, चलो कोई बात नहीं। अच्छा, जो लेक्चर है इसमें कंफर्टेबल हो, क्योंकि फर्स्ट ईयर में भी क्लासेस ऑनलाइन ले चुके हो तुम, है ना। अब अपने माइक खोल सकते हो, अनम्यूट में कर देता हूँ। स्क्रीन शेयरिंग में स्टॉप कर रहा हूँ, स्टॉप शेयर। गुड। म्यूट ऑल, ठीक है। अनम्यूट कैसे होगा? तुम लोग खुद से अनम्यूट हो लो, ठीक है। हाँ, इस मीडियम में कंफर्टेबल हो? लेक्चर समझ में आ रहा था? यस सर, यस सर, है ना। आज वार्म अप अपने किया है, यस सर, ठीक है। और सब सेफ हैं, हेल्दी हैं, यस सर, यस सर, ज्यादा उधम तो नहीं कर रहे हैं बाहर निकल के? नो सर, नो सर, ठीक है ना। अभी सारे के सारे घर में ही रहो आराम से थोड़ा टाइम। तो ये अपेक्षा है कि देखते हैं अपन अक्टूबर नवंबर दिसंबर जब भी अपने कॉलेज खुलते हैं, है ना,
लेकिन कोई दिक्कत नहीं इस मीडियम में, अपन इस मीडियम को ठीक से यूज करेंगे, है ना। और दूसरी चीज ये है कि ये मेरा लेक्चर रहेगा, अभी अपन शुरू में बेसिक लेक्चर में चल रहे हैं, अपना जो आधा दिन खाली होता है इसमें जब भी कहोगे क्वेश्चन वगैरह, क्योंकि ये गेट का मेन सब्जेक्ट है ना, इसके क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करने के लिए मैं एक्स्ट्रा टाइम में तुम्हारा कभी भी लगा सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, है ना। यहाँ पे तो क्लासेस 12 बजे तक होगी, 12 बजे के बाद में अपन कभी भी कर सकते हैं, वो डिमांड पे, ऑन डिमांड, ठीक है। 5 जने 6 जने इतने भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अपन क्लास को इसमें ले लेंगे, है ना। बाकी किसी को कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम, मेरी आवाज ठीक आ रही है, स्क्रीन शेयरिंग ठीक हो रही थी, यस सर, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है, यस सर, ठीक है। ये नोट्स मैं अभी सेंड कर देता हूँ, हाथ के हाथ मैं ग्रुप में सेंड कर दूंगा, है ना। इसमें आगे कल के लेक्चर के भी होंगे और आज के लेक्चर के भी होंगे, तो वो एक बार को देख लेना। ओके सिंपल से आज पहला वार्म अप है, सर, कोई दिक्कत नहीं है ना। सब्जेक्ट के बारे में आपको बता देता हूँ मैं कि ये सब्जेक्ट मेरे हिसाब से बहुत आसान है, लेकिन इसको बुक्स ने बहुत मुश्किल बनाया हुआ है, ठीक है। इसीलिए बेसिक कॉन्सेप्ट से हम चलेंगे, बेसिक कॉन्सेप्ट जानना इसमें जरूरी है, ठीक है। आज थोड़े से कम जने आए, मैं अपेक्षा करता हूँ कि थोड़े से और जने आए, ठीक है। जो तुम्हारे दोस्त हैं उनको भी बोलो, ठीक है ना। चलो बाकी बढ़िया, गुड डे, क्लास को अपन एंड करते हैं। हाँ बोल। थैंक यू सर। और किसी को कोई सवाल? सर हाँ बोल। सर ये बुक कौन सी ले? मैंने कहा बुक मैं जरा सा टाइम बाद में बताऊंगा, है ना। मैंने बताया बुक इसमें तुम्हारी पहली दुश्मन होगी, तो बुक मैं 2 बताऊंगा, एक बहुत पतली वाली, है ना, और एक ठीक ठाक अपने आरटीयू के हिसाब से, ठीक है। सर मैंने लाइब्रेरी से ली थी बुक, बैंक वाली। हाँ कोई दिक्कत नहीं, बुक कोई सी भी ले लो। बुक को पढ़ना कैसे है वो खास है, सारे बुक में आजकल क्वेश्चन एक से हो गए हैं, सारे टिप टिप के एक से क्वेश्चन बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। और तुमको नोट्स मेरे पूरे के पूरे इस तरह से मिल जाएंगे कि तुमको बुक्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं स्क्रीन शेयर करके चलो कल मैं दिखा दूंगा, है ना। बुक में बता दूंगा तुमको बिल्कुल, जो लाइब्रेरी से लिए वो इनफ है, ऐसा नहीं कि 4 बुक इसमें लेनी है, ठीक है। बुक को कैसे यूज करना है वो जरूर इंपॉर्टेंट बात रहेगी, वो मैं तुमको बताऊंगा पूरा, ठीक है। डन, ओके भाई। अच्छा ओके सर, ठीक है ना, अब मैं एंड कर रहा हूँ मीटिंग, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, Thank you, sir. थैंक यू सर। ओके।